हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ये जानेंगे कि जो मैटर होता है वो किन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, कैसे ये पार्टिकल कंबाइन करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर का हेडिंग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चैप्टर में हम पहले एटम के बारे में बात करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन ये दिया जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका, कि हम एटम एंड मॉलिक्यूल की बात कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले एक इंडियन फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है महर्षि कनाद। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं दे आर मैटर, और जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो स्मॉलर टाइनी पार्टिकल है मैटर के, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में पेन है, पेन को भी अगर आप पीसेस में डिवाइड करोगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। जिस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है मैटर की, वही पार्टिकल उस पूरे मैटर की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। आगे चल करके महर्षि कनाद ने जो पार्टिकल बताया है, जॉन डाल्टन ने उसको नाम दिया है एटम का। जिस पार्टिकल को महर्षि कनाद इंडियन फिलोसोफर इनडिविजिबल पार्टिकल बता रहे हैं, जॉन डाल्टन उन्हें नाम दे रहा है एटम का, और एटम का मीन होता है इनडिविजिबल। ओके, it was further proposed that the particle of matter normally exist in a combined form, or a various combination of particle gives us various kind of matter। आगे चल करके ये सजेशन दिया गया कि मैटर के जितने भी इनडिविजिबल पार्टिकल हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर में कंबाइंड होते हैं और वो मैटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही हमारे इस चैप्टर का बेस है। हम उस पार्टिकल को ही, और पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उसको ही इस चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। अगर द एटम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो पहले हमने बात की एटम की, फिर हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एटम के बारे में, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर हमारी सराउंडिंग में है ये एटम से मिलकर के बने हुए हैं। अगर कोई मैटर केमिकल प्रोसेस कर रहा है तो उस केमिकल प्रोसेस में मैटर का एटम ही होगा जो पार्ट लेता है। ठीक है, ओके। और एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, अगर हम एटम के साइज की बात करें तो हम एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी एटम को देख नहीं सकते, बट हमने ये माना कि एटम जो है वो एक स्फेयर है, और स्फेयर को हम मान रहे हैं, स्फेयर को हम मेजर कर रहे हैं उसकी रेडियस की फॉर्म में। तो जो स्फेयर ऑफ एटम है उसकी रेडियस को हम कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम। अगर हमें इसे मेजर करना है तो जो यूनिट है मीटर की वो है हमारे पास नैनोमीटर। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मीटर का और नैनोमीटर का आपस में रिलेशन क्या है, तो इधर देख लीजिए। 1 मीटर जो होता है इट इज 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर जो होगा 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये इतना छोटा साइज है। देखो हमने क्या कहा, एटम को स्फेयर माना और उसको रेडियस के बिहाफ पे हमने मेजर किया, लेकिन ये अभी भी इतना छोटा है कि हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हैं। अब जब हमने मैटर को स्टडी करने की कोशिश की तो मैटर के केमिकल कंपोजिशन को याद करने के लिए हमने उन एटम को एक स्पेसिफिक सिंबल असाइन कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की। जिन भी मैटर को स्टडी करके हम एटम को फाइंड आउट कर रहे हैं, एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने उन्हें एक सिंबल से सिंबल नोटेशन दिया। अगर हाइड्रोजन है तो सिंबल इस तरह का बनेगा, सर्कल में डॉट। ऑक्सीजन है तो ओनली ए सर्कल। नाइट्रोजन है तो सर्कल एक वर्टिकल लाइन के साथ में। कार्बन है तो कंप्लीटली फिल्ड सर्कल। सल्फर है
क्रॉस्ड सर्कल, लेड है L इन बिटवीन द सर्कल। अगर ये एटम है तो इनके मिलने से बनने वाला मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन H और ये ऑक्सीजन H2O बना लेगा। लेकिन ये जो नोटेशन है ये हमारे लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लेंदी हेक्टिक मेथड था जो हमारे को जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था, तो इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन के इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया। ये तरीका था एटम को याद रखने का, लेकिन काफी इनअप्रोप्रिएट मेथड है तो हमने इसको डिस्कार्ड किया। तो हम क्या फॉलो करते हैं, हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। ये किसने प्रपोज किया था, जे बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने हमें मॉडर्न मेथड दिया एटम को याद रखने का, और वो क्या था, आप क्या करो, जो भी एलिमेंट के इंग्लिश या लैटिन लैंग्वेज में नेम है उसके फर्स्ट लेटर को ही उसका सिंबल आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लैटिन लैंग्वेज में नेम है हाइड्रोजिनियम, तो हमने कैपिटल H को हाइड्रोजन का सिंबल मान लिया है। कार्बन है, कॉमन नेम लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है कार्बोनियम, तो हमने कार्बोनियम का कैपिटल C ही उसका सिंबल मान लिया है। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं। कैसे, C से कार्बन भी हो गया, C से कोबाल्ट भी हो गया, C से क्लोरीन भी है और C से कैल्शियम भी है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करो, उनके नाम के स्पेलिंग में जो सेकंड अल्फ़ाबेट है हम उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे C से कार्बन है और Cl से हमने क्लोरीन बना लिया, C स्मॉल o है तो हमने कोबाल्ट बना लिया, और Ca है तो हम लोगों ने इसे कैल्शियम का नाम दिया है, या कैल्शियम को ये सिंबल हमने दे दिया है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाले एलिमेंट के सिंबल हैं जो हमारे लिए थ्रू आउट द चैप्टर काम भी आएंगे। आप इनको नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो सिंबल आपने दिया है किसी भी मैटर के एटम को याद रखने के लिए आप जो सिंबल दे रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के नेम को, ये उसके 1 एटम को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब 1 मोल कितना होता है, इट इज 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी के साथ साथ जो सिंबल होगा वो डिफाइनाइट मास ऑफ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किया है ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोल भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मोल जो है वो इस नंबर ऑफ यूनिट्स का कलेक्शन माना जाता है। एक हिंट हो गया आपके लिए कि हम इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, दैट इज मोल कंसेप्ट। बट उस तक पहुंचने से पहले बाकी हम जो सिग्निफिकेंस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल H आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, मतलब ये नाम बता रहा है। कैपिटल H हमें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन भी बता रहा है, ठीक। इसी के साथ ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम का रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का रिप्रेजेंटेशन भी है। कैपिटल H या कोई भी एक अल्फाबेट जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो इतनी सारी जानकारी हमें उसके बारे में दे रहा होता है, ठीक है। अगर कुछ टर्म में कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम हर एक टर्म को इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे कि अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें, मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही यूजफुल थ्योरी हमारी होती है। डाल्टन ने मैटर को समझने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अजम्पशन।
उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं था क्योंकि उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने बातें कही वो पूरी तरह से सही थी। हम आज तक भी उनको सही मानते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई चैलेंज करके गलत साबित नहीं कर पाया है। और यस, ये इट्स अ ट्रू फैक्ट। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड दीज एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एटम जो है वो इंडिविजिबल है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, किसी भी एटम एलिमेंट का जो एटम है उसका आइडेंटिकल मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंटेनर के अंदर सारे ही मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के हैं, है ना, किसी भी कंटेनर में अगर सारे के सारे एटम हाइड्रोजन के हैं तो हर एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। यही हमें थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन के ही एटम हैं, इन सारे एटम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इन दोनों की आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। यही हमें हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अगर एटम कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो बाय मास में ही कंबाइंड होंगे। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करा देता हूं तो 1:8 में कंबाइंड होकर के ये वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट हमारे पास पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने नंबर ऑफ एटम बदल दिए तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि अगर ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन अगर यही 1:16 में कंबाइन कर लेते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास ये सवाल आता है कि एटम कंबाइंड तो हो रहे हैं लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ओके, कुछ एलिमेंट के एटम ऐसे होंगे जो फ्री स्टेट में मिलते हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइंड हो क्यों रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो भी एटम कंबाइंड होगा वो फ्री स्टेट में मिलने वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। जैसे कि एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर केमिकली वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। दो तरह से हमें मिल सकता है, या तो इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिल सकता है या फिर आयन की फॉर्म में भी एटम एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी एटम दो तरह से एग्जिस्ट करेगा, या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयन की फॉर्म में। क्या होते हैं मॉलिक्यूल, क्या होते हैं आयन, वन बाय वन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। ये रहा हमारे पास में मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ओके, या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और ये सारे एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ में। दूसरी डेफिनेशन भी हम ऐसे दे सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं वाटर, मैं वाटर की बात करूं या मैं H2O की बात करूं, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी आप वाटर की एक्सप्लेन कर रहे हो वही H2O की भी है। यही हमें हमारी सेकंड डेफिनेशन बता रही है। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर या तो एटम सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब क्या इस बेसिस पर मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया जा सकता है, यही हम देख रहे हैं। यस,
पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिलने वाले एटम एक जैसे ही हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2 है, H2 के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम केमिकली कंबाइंड होकर के O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आप देखिए, एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं और दोनों ही ऑक्सीजन के हैं, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? बिल्कुल है। अगर मैं हाइड्रोजन H2 की बात करूं, क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें मिलने वाले दोनों ही एटम जो हैं वो हाइड्रोजन एटम है, आइडेंटिकल एटम है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल में सेम एटम होंगे तो इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसके अलावा और दूसरा क्या हमारे पास हो सकता है? देखो, इससे पहले जैसे ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन होता है O3। क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि तीन एटम है और तीनों ही ऑक्सीजन के हैं। अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एक्सेट्रा, तो ये सिंगल एटम रखने वाले एलिमेंट है। इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। ओके, अब किसी एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम भी कंबाइंड होके हो सकते हैं। कभी कभी दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम भी कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल HCl है, यहां पर क्या हो रहा है, एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा क्लोरीन का, तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। देख सकते हो, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन है तो SO2 बनेगा। एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है। स्टूडेंट, अब जैसे मैं पूछूं मेथेन बन रहा है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से, यहां पर कितने टाइप का एटम है? दो टाइप का एटम है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। हम टाइप की बात कर रहे हैं, आपको नंबर काउंट नहीं करना है, आपको क्या बताना है, कितने टाइप के एटम है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, टोटल एटम कितने हैं? 4, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, लेकिन कितने टाइप ऑफ एटम है? 2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसी तरह से SO2 में दो टाइप ऑफ एटम है, 2 टाइप्स ऑफ एटम है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये है हमारे पास में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हमारे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसे SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें दो टाइप के एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में? 3 है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। क्या होती है एटॉमिसिटी? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इररेस्पेक्टिव कितने टाइप के हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं SO2 के बारे में, इसमें दो टाइप के एटम हैं, लेकिन टोटल एटम कितने हैं? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं CH4 मेथेन के बारे में, कितने टाइप के एटम है? 2, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? ये है 5, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं अमोनिया NH3 के बारे में, कितने टाइप के एटम है? 2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कितने टोटल एटम है? ये हो गया 4, कितना? एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये है एटॉमिसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, हम अब एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो फास्फोरस की होती है 4 और सल्फर की होती है 8। फास्फोरस कैसे लिखा जाता है? फास्फोरस को हम लिखते हैं, फास्फोरस हम लिखते हैं P4 से, ये एलिमेंट है, या सल्फर को हम लिखते हैं S8 से, ये भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। सल्फर का मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है फास्फोरस का। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल और एटम से रिलेटेड, वो है उनकी वैलेंसी। एटम के, देखो हमने क्या कहा था कि कुछ एटम ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। एटम कंबाइंड हो क्यों रहा है? ताकि वो फ्री स्टेट वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके। कैसे गेन करेगा? या तो लूज करेगा, या गेन करेगा, या फिर शेयर करेगा अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। ओ सर, ये तो बाउंसर हो गया। कैसे? क्या हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बात की है?
बिल्कुल की है, आप इससे पहले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हो, उसमें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने गेन करेगा और कितने आपस में शेयर करेगा, ये होती है उसकी वैलेंसी। शॉर्ट फॉर्म में कहें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कोई एटम है, कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड वो बना सकता है, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और यही उसकी वैलेंसी होती है। देखो यहां पर आपके पास में कुछ एटम मेटल के दिए गए हैं, कुछ एटम नॉन मेटल के दिए गए हैं और उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसी भी सामने दी गई है। अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और सिल्वर ये आपके 1 वैलेंसी शो करते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम तक यहां नहीं होगा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम, बेरियम और जिंक ये 2-2 वैलेंसी शो कर सकते हैं। बेरियम भी 2 वैलेंसी शो कर सकता है। एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये मोर देन 1 वैलेंसी शो कर सकते हैं। इसी तरह से हेलोजन जितने भी हैं ये 1 वैलेंसी रखते हैं। वैलेंसी का मतलब ये केमिकल रिएक्शन में एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट एक बॉन्ड बनाएंगे, ये सारे एलिमेंट भी एक ही बॉन्ड बनाएंगे केमिकल रिएक्शन में। ये एलिमेंट 2 और ये सारे, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हमारे 2 वैलेंसी रखता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन मोर देन 1 वैलेंसी शो कर सकते हैं। सिलिकॉन, कार्बन सिर्फ 4 वैलेंसी रखते हैं, मतलब ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कुछ मेटल और नॉन मेटल है जिनकी वैलेंसी दी गई है, इसे याद रखिएगा, हमारे इस चैप्टर में आगे काम आएगी। नेक्स्ट, पहला हमने बात की थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो हमने पढ़ लिया है, सेकंड है आयन की फॉर्म में। आयन क्या होता है, आयन हमारे पास में या तो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होगा जिस पर कंप्लीट पॉजिटिव या फिर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, आयन क्या है, इट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव है तो वो होगा कैटायन और अगर नेगेटिव है तो वो होगा एनायन। कैटायन क्या होते हैं, देखो ये मेटल है सोडियम का, इसके पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, इसलिए ये न्यूट्रल है। केमिकल रिएक्शन में सोडियम अपना, मैंने अभी बताया था वैलेंसी के बारे में, सोडियम की वैलेंसी 1 थी। केमिकल रिएक्शन में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब अब इसके पास प्रोटॉन तो 10 है लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो इस पर एक +1 का चार्ज जनरेट हो जाता है। सोडियम पर चार्ज कितना जनरेट होगा, +1 का, आप देख सकते हो। तो जो पॉजिटिव रेडिकल बनते हैं, हमने क्या कहा था, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं वो होते हैं कैटायन। सोडियम कैटायन बनाएगा, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेता है। अब देखो यहां पर हमें क्या समझना है, कैटायन तो दोनों ही हैं और दोनों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग लूज किए हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही आयन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, सॉरी नॉट 10, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखना चाहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये स्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, कैटायन बियर सच that much units of positive charge as are the number of electron lost by the neutral atom। कैटायन पर उतना ही चार्ज डेवलप होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिएक्शन में लूज करेंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी मेटल होते हैं वो कैटायन की फॉर्मेशन ही करते हैं। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके एटम कैटायन बन रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन बन रहा है,
तो कोई एटम ऐसा भी होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बन जाएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनते हैं उन्हें ही एनायन कहा जाता है। क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा O-2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये स्टेबल है। कैटायन और एनायन हो या मॉलिक्यूल हो, ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी नॉन मेटल हैं वो हमेशा एनायन ही बनाएंगे। एक्सेप्शन हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन का, ये पॉजिटिव बनाता है। जो भी पॉजिटिव रेडिकल है उसका साइज अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा कम ही होगा, लेकिन जो भी नेगेटिव रेडिकल है उसका साइज अपने न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही हम यहां पर सेकंड और थर्ड पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी कैटायन होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, साइज भी कम होगा, जितने भी उनके न्यूट्रल एटम से, और जितने भी एनायन होंगे उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे उनके पास और साइज भी ज्यादा होगा उनके न्यूट्रल एटम से। अब अगर आप लोगों को कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं ये बात समझ में आ गई, तो हमारे पास ये एक लिस्ट है, टेबलाइज्ड किया है हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स को। स्टूडेंट आप इन्हें नोट करके रखिएगा, चैप्टर में हमारे पास बहुत काम आएंगे। आपको इन एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है इसको देख करके पता लग रहा होगा कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट लूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये मेटल हैं, प्लस दूसरा ये कैटायन की टेबल है। जैसे कि रिएक्शन में सोडियम ने एक Na+ बनाया था, अमोनिया हमारे पास बना लेता है NH4+, पोटेशियम K+, क्यूप्रिक आयन है तो Cu+2, क्रोमियम आयन है तो Cr+3, प्लम्बिक आयन है तो हमारे पास बन जाएगा Pb+4। ये सारे इस रो में आने वाले सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे? मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब +1 चार्ज इनके ऊपर होगा। सेकेंड कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट +2 चार्ज अपने ऊपर डेवलप करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ट्राइवेलेंट का मतलब है इन पर +3 का चार्ज अवेलेबल है और टेट्रावेलेंट का मेन मतलब है ये +4 चार्ज डेवलप करते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव रेडिकल बनाते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है किनकी? नेगेटिव रेडिकल की। आप देख सकते हो ये हमारे पास मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, मतलब -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज डेवलप होगा इन सभी एलिमेंट आयंस पे। बाइवेलेंट मींस -2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दे विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन। -3 ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड -4 टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? और उन आयन के रेस्पेक्टिव नाम भी दिए गए हैं। आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल दोनों को नोट करके रखिएगा, हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं। देखिएगा, अगर बात कीजिए जैसे हमने मॉलिक्यूल जब पढ़ा था, हमने एटम जब पढ़ा था तो एटम की भी वैलेंसी बताई थी, इसी तरह से आयन जो होगा आयन की वैलेंसी भी होती है। आयन की वैलेंसी क्या होती है? किसी भी आयन पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैटायन हो या एनायन हो, जितना चार्ज डेवलप होता है वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि अगर हमारे पास में Cu+2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। अगर हम बात कर रहे हैं SO4-2 के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी है, इट इज 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 चार्ज डेवलप कर रहा है। क्लियर? तो ये था हमारे पास में आयंस के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में और एटम के बारे में। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि एक्चुअल में अगर एटम पॉजिटिव बन रहा है और नेगेटिव बन रहा है तो क्या वो स्टेबल रह सकता है? नहीं रह सकता। वो एक नए टाइप ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा और ये जो नए टाइप ऑफ कंपाउंड है इसे ही कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड।
आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हम स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपोजिटली चार्ज रेडिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बना लिया Na+ रेडिकल, क्लोरीन ने उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो बना लिया Cl- रेडिकल या आयन आप कह सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनेगा वही होगा आयोनिक कंपाउंड। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, हमारे पास Ca+2 आयन है कैल्शियम का, नाइट्रेट का आयन होता है NO3-1। दोनों ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। अब ये 2 का मतलब क्या है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे उन पर ओवरऑल चार्ज जो है वो हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दोनों कंबाइंड हुए रिजल्टेंट 0 चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड के एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हमारे पास इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा +2 का। देखो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन चार्ज 0, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज +2। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किए हैं उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम गेन कर लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज डेवलप होगा। तो जब हमारे पास में पॉजिटिव Mg+2 और नेगेटिव O-2 कंबाइंड होंगे तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आप देख सकते हो मैग्नीशियम आयन Mg+2 हो या ऑक्सीजन आयन O-2 हो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, एटम स्टेबल बन गया है आयन बनने के बाद में। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और ये किस टाइप का कंपाउंड है? ये आयोनिक कंपाउंड ही है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड की, देखो जैसे कि मैंने लिखा है NaCl। स्टूडेंट अगर मेरे पास में ये एक Na+ रेडिकल है, Na+ आयन है और ये Cl- आयन है नेगेटिव, हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड है। लेकिन आप एक बात बताएं कि क्या इसका प्लस चार्ज जो है इसका अट्रैक्शन इस एक डायरेक्शन में होगा? नहीं, ये इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्शन देगा, इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में अवेलेबल हर क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करेगा। इस बोर्ड के, इस स्क्रीन के फ्रंट साइड वाले क्लोरीन आयन को भी अट्रैक्ट करेगा और बैक साइड वाले क्लोरीन आयन को भी अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है जब कभी भी आयोनिक कंपाउंड बनता है तो हर पॉजिटिव आयन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा और हर नेगेटिव आयन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है। NaCl के केस में क्या हो रहा है? NaCl के केस में हर जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है और हर क्लोरीन आयन जो है वो भी 6 Na+ आयन से सराउंडेड है। तो अगर देखा जाए तो हमें इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखना चाहिए, कैसे? Na6 और Na+6 और Cl-6, या इसको और सिंप्लीफाई करके हम 6 Na+ और Cl- लिख सकते हैं। अब देखो
केमिकल फॉर्मूला तो ये है ना, क्योंकि सिंबल्स हमने Na और Cl ही दिए हैं, 6 तो कोई सिंबल है नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफाइड ऐसे NaCl लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, NaCl जो है वो फॉर्मूला यूनिट है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर? और हर आयोनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम जो सराउंड कर रहे हैं अपोजिटली चार्ज को, वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला यूनिट समझ में आ गया तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला के बारे में। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ chemical formula of a compound or an element present the composition of molecule of the compound of an element in terms of either symbol of element and the number of atom taking part to form that compound. एलिमेंट के बारे में बात करें तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट क्या होगा? उस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कितने एटम है उसका सिंबल, और सबस्क्रिप्ट में उसके नंबर ऑफ एटम आप लिख दीजिए। जैसे कि अगर H2 लिखा है तो हमें पता है कि कैपिटल H है हाइड्रोजन एटम का रिप्रेजेंटेशन, और अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 2H का मतलब है 2 सेपरेट एटम, लेकिन H2 का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 2H का मतलब है 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, H2 का मतलब है एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में भी हम क्या कर रहे हैं? कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं, जितने टाइप ऑफ एटम हैं, आप उनका सिंबल दीजिए और उन सिंबल के सबस्क्रिप्ट में जितने नंबर ऑफ दैट एटम अवेलेबल हैं उनको लिख दीजिए। जैसे कि अगर मेरे पास में वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसमें 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। मतलब हाइड्रोजन एक टाइप हो गया, ऑक्सीजन 2 टाइप हो गया। 2 एटम है हाइड्रोजन के तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है H2O। क्लियर? जब हम आयोनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, अब हम क्या है, कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। देखो, ये तो था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूले जब लिखे जाते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं। वो रूल्स रेगुलेशन क्या है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड है तो मेटल का नाम लिखिएगा, कैटायन को लिखिएगा, फिर एनायन का नाम लिखिएगा, और एनायन के साथ में हम सफिक्स लगा देते हैं आइड। हमेशा देखो सफिक्स क्या लगा देते हैं? आइड। कैटायन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, एनायन हमेशा राइट हैंड साइड होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैटायन का नाम सेम है, कैटायन का नाम सेम है, एनायन के साथ हमने आइड सफिक्स लगा दिया। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट एटम के पास अगर 2 डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल HCl, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आप लिखते हो RHS साइड, राइट हैंड साइड, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आप लिखते हो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड एलिमेंट लिखा, जो राइट हैंड साइड आयन लिखा जा रहा है उसके साथ भी आइड सफिक्स लगाया जाएगा। जैसे कि H2S है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हाइड्रोजन सेम है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है RHS साइड, तो उस पर आइड सफिक्स आ गया, उस पर आइड सफिक्स आ जाएगा। HCl है हाइड्रोजन पॉजिटिव या यूं कहें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट हैंड साइड और विद आइड सफिक्स। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा, एक ही टाइप के एटम, एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको उनके लिए सफिक्स भी देना होगा। मोनो के लिए 1, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन अगर एक एक एटम कंबाइंड होंगे तो इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम ये बात जानते हैं CO2 भी तो बनता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा नाम? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। क्लियर? इसी तरह से CCl4 है, कार्बन का 1 एटम है लेकिन क्लोरीन के 4 एटम है, तो 4 एटम के लिए हम प्रेफिक्स क्या लगा देते हैं? टेट्रा। देखो
कार्बन सेम है क्योंकि पॉजिटिव रेडिकल बना रहा है, क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल है, तो सफिक्स भी आइड सफिक्स भी हमने उसी को दिया है और नंबर ऑफ एनायन का सफिक्स भी हम नेगेटिव आयन को ही दे रहे हैं। प्रीफिक्स अगर आपको लगाने की जरूरत पड़े, जैसे कि हमने बात की नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की NO के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की NO2 के लिए, या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की N2O3 के लिए, तो ये उस मॉलिक्यूल में अवेलेबल टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलके ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जो यूनिक है, तो आपको नंबर के प्रीफिक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और सल्फर मिलके सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही बनाते हैं और कोई दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते ही नहीं हैं, तो आप इसका नाम हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड न दे करके सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड दे सकते हो। आप नाम क्या दोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड या डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड नाम नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके सिर्फ एक टाइप ऑफ कंपाउंड ही बनाते हैं। ये जो नंबर वाले प्रीफिक्सेस हैं ये तब देने होते हैं जब टू टाइप ऑफ एटम मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट पहले ये थियोरेटिकल कंटेंट नोट कीजिए आप लोग फटाफट से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रोसेस को समझाने वाला हूं। नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का नाम देना है जो दो अलग अलग टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उन दोनों एलिमेंट का सिंबल लिख लीजिए और उन सिंबल के नीचे आप उन दोनों ही एलिमेंट की वैलेंसी को भी लिख सकते हो। लिख नहीं सकते, लिखना ही है, क्योंकि ये पूरा स्टेप है हमारे पास में ये नोट करने का कि कैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम दिया, सिंबल दिया जा रहा है। अब अगर आपको कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनाना है तो आप क्या करो, इनकी वैलेंसी के मैग्नीट्यूड को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का सिंबल C, उसकी वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का सिंबल O, उसकी वैलेंसी 2, इस तरह से लिख दिया। इसको एक्सचेंज करोगे, कंपाउंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी सबस्क्रिप्ट में 2, ऑक्सीजन के साथ कार्बन की वैलेंसी उसके सबस्क्रिप्ट में 4। क्लियर? लेकिन आप ये देखोगे कि जितने भी सबस्क्रिप्ट हमने लिखे हैं इनमें एक फैक्टर कॉमन है, वो क्या है? 2। कैसे? 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2। तो इसको और सिंप्लीफाइड हम CO2 भी लिख सकते हैं। ये विद एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करें स्टूडेंट, जो प्रोसेस हमने कोवेलेंट के लिए, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए लिखा वही आयोनिक के लिए भी है। पॉइंट्स नोट कीजिएगा, इसे भी मैं विद एग्जांपल ही आप लोगों को समझाने वाला हूं। गो फॉर इट, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में एक पॉजिटिव आयन है, ये है एल्यूमिनियम, सिंबल है Al और उसका जो चार्ज है, हमने कहा था आयंस पे जो चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी होती है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी और उसका चार्ज +3 हो गया। सल्फेट आयन है SO4, इसकी वैलेंसी और इसका चार्ज हो जाएगा -2। जो हमने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के लिए प्रोसेस अपनाया था वही आयोनिक कंपाउंड के लिए अपनाने वाले हैं। क्या? सिंबल लिख करके जो भी इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसे आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। स्टूडेंट्स साइन को नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ में सल्फेट आयन की वैलेंसी का मैग्नीट्यूड 2 और फिर सल्फेट आयन के साथ में एल्यूमिनियम की वैलेंसी का मैग्नीट्यूड 3।
तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये प्रोसेस है आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हमने ये कहा कि हम एटम को पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो क्या हम उसका वेट मेजर कर सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक एटम का मास निकालने के लिए हमने किसी एक रेफरेंस के कंपैरिजन में देखा, कोई रेफरेंस हमने सिलेक्ट किया, उसके रेफरेंस में देखा कि कोई एटम कितना हैवी है या कितना लाइट है, और वो रेफरेंस क्या होता है हमारे पास में, इट इज कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो आपसे बात पूछी जाए कि प्रैक्टिकली एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है। एटॉमिक मास एक्सप्रेसेस as to how many times an atom of a substance is heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom। मैंने जो आपसे रेफरेंस की बात की है, रेफरेंस क्या है हमारा, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, कौन कौन से, C12, C13 और C14। हमने C12 कार्बन को लिया और इसके न्यूक्लियस के वेट का 1/12 कर दिया, यही हमारा रेफरेंस है। हम ये देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में हमारा जो सब्सटेंस है, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, कितना हैवी है और कितना लाइट है, जो रिलेशन निकल के आता है वही हो जाता है हमारा एटॉमिक मास। ओके, तो ये जो यूनिट हमने रेफरेंस के लिए ली है, इसे ही कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। मैंने जो रेफरेंस आपको बताया है कि कोई एटम इससे कितना हैवी है, लाइट है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ C12 एटम। कार्बन 12 एटम जो है उसके न्यूक्लियस के वेट का 1/12 कर लीजिए, वही हमारी एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी। देखिएगा, और 1 एटॉमिक मास यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर हम ग्राम में बात करते हैं, इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप सोचिए ग्राम का कितना नेग्लिजिबल वेट ये है, 10⁻20⁻24 कितनी नेग्लिजिबल वैल्यू है। इट इज आर रेफरेंस एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो ये ग्राम है और ये एटॉमिक मास यूनिट है, क्या दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट बना सकते हैं? स्टूडेंट्स सिर्फ नाम मर्ज किया है, प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर एटॉमिक मास आपको पता है और उतना ही वेट आपने ग्राम में ले लिया है, इसे ही हम ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। देखो, नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 14 यूनिफाइड मास, और अगर हम 14 ग्राम ही नाइट्रोजन ले लेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं सोडियम के बारे में बात करता हूं तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 13 एटॉमिक मास यूनिट। बट अगर मैंने 23, मैं अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर देता हूं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, इट इज 23 यूनिट, और अगर मैं 23 ग्राम ही सोडियम ले लेता हूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हमारा बन जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 24 एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैंने 24 ग्राम मैग्नीशियम ही ले लिया है तो ये बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है? चलिए, ये था एटॉमिक मास। सेम केस हमारे लिए है मॉलिक्यूलर मास के केस में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो एटॉमिक मास यूनिट हमारा रेफरेंस थी, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास उससे कितना कम है या कितना ज्यादा है, यही होता है मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। The molecular mass of a substance may be defined as the relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12 unit, or
Molecular mass expresses as to how many times a molecule of a substance is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12 atom. जो डेफिनेशन एटॉमिक मास के लिए दी है वही हम मॉलिक्यूलर मास के लिए दे रहे हैं. वहां पर एक एटम को रिलेट कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट से, यहां हम पूरे मॉलिक्यूल के मास को रिलेट कर रहे हैं एक एटॉमिक मास यूनिट से. कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता लगाना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का. अब हम ये बात जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उन दोनों का मास काउंट कर लीजिए. एक सल्फर एटम है तो उसका मास काउंट कर लीजिए. और अगर 4 ऑक्सीजन एटम हैं तो उन सभी एटम का मास भी आप काउंट कर लीजिएगा. 2 हाइड्रोजन और एक एटम का मास 1 है तो दोनों का 2 × 1. सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास 32, एक सल्फर एटम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32. ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 है. मॉलिक्यूल में ऐसे 4 ऑक्सीजन हैं तो 16 × 14 64. कंप्लीट ऐड कीजिए 98 एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज द 98 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर. अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने एटॉमिक मास के बाद पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास के बाद हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास को. क्या होता है, जितना भी मॉलिक्यूलर मास है अगर हम उतना ही ग्राम वो सब्सटेंस ले लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. ओके. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम O2 है तो एक एटम का एटॉमिक मास 16, 2 है तो 32 हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल की. यहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, मोल कंसेप्ट को. कैसे, आपको 64 ग्राम मेथेन दिया गया है, आपको पता लगाना है कि इसके अंदर ग्राम मॉलिक्यूल कितने हैं. तो 64 गिवन सब्सटेंस है, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाता है, इट इज 16. एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है तो इनका 4 हो जाएगा. 12 + 4 16 तो 64/16 इट इज 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन 64 ग्राम ऑफ मेथेन. चलिए आगे हम बात करते हैं फॉर्मूला मास के बारे में. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, वैसे तो हमने फॉर्मूला यूनिट क्या होता है वो भी पढ़ लिया. तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए, वही उस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास बन जाएगा. जैसे कि अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहां पर 2 एटम है पोटेशियम के, 1 एटम है कार्बन का और 3 एटम है ऑक्सीजन के. इन सभी एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट हमारा 138 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर. देखिएगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ लॉस को फुलफिल करते हुए ही कंप्लीट होती है. इनमें सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर. किसने दिया था, ये हमें दिया था लेवोजियर ने. कब दिया था, इन एट द ईयर ऑफ 1774. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले सब्सटेंसेस का जो टोटल मास है, रिएक्शन होने के बाद भी प्रोडक्ट का टोटल मास वही रहेगा. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके. अगर A और B रिएक्टेंट हैं और ये केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D बना रहे हैं तो A और B का मास का जो समेशन होगा वही C और D के मास के समेशन के बराबर होगा. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट की जा सकती है. यहां आप देख सकते हो मैंने क्या किया, A ग्राम लिया है रिएक्टेंट A का और स्मॉल b ग्राम हमने लिया है रिएक्टेंट कैपिटल B का. आपस में रिएक्शन करके C ग्राम बना रहे हैं प्रोडक्ट C का और स्मॉल d ग्राम बना रहे हैं प्रोडक्ट कैपिटल D का. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
A प्लस बी, क्योंकि ये रिएक्टेंट का मास है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट C प्लस डी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट करके हमने डिकम्पोज कर दिया। तो जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा तो आपको 56 ग्राम मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम मिल जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, ये गैस है। हमने गैस को कलेक्ट किया है, फिर हमने उसका वेट किया है, 44 ग्राम ही आएगा। अगर आप 56 प्लस 44 ग्राम करते हो, इट इज 100 ग्राम। क्या ये रिएक्टेंट के मास के बराबर ही है? बिल्कुल है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, गैसियस प्रोडक्ट हो, वेपर हो, उनका मास भी काउंट करोगे तो ही ये लॉ फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, क्या हम किसी केमिकल एविडेंस, केमिकल रिएक्शन के एविडेंस से इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ली है टेस्ट ट्यूब ए, जिसके अंदर मैंने लिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। ये है हमारी टेस्ट ट्यूब बी, जिसके अंदर हमने लिया है सोडियम सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन। और दोनों को ही हमने बैलेंस के एक साइड रख दिया और बैलेंस के दूसरी साइड हम रख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक वेट को। वेट हम इस तरह से रख रहे हैं कि बैलेंस की जो निडल है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करे। हम मतलब जितना राइट लेफ्ट हैंड साइड वेट रखा हुआ है उतना ही राइट हैंड साइड भी वेट आपका होना चाहिए, न्यूट्रल 0 डिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमने टेस्ट ट्यूब ए में से कुछ केमिकल निकाल करके, हमने टेस्ट ट्यूब ए में से कुछ केमिकल निकाल करके टेस्ट ट्यूब बी में ऐड कर दिया। ड्रॉप से निकाला और उसको टेस्ट ट्यूब ए से और टेस्ट ट्यूब बी में उसको वापस ऐड कर दिया। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड टू गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड सोडियम सल्फेट। इस पूरे कन्वर्जेशन के दौरान, मतलब कन्वर्जेशन मतलब सब्सटेंस को ट्यूब ए से निकाल के ट्यूब बी में शिफ्ट करने के दौरान हमारा जो निडल है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट नहीं होता। ये प्रूफ करता है कि रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस का वेट था, रिएक्शन के बाद भी सब्सटेंस का वही वेट रहेगा। यहां पर कॉपर सल्फाइड जो है ये एक वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? तो ये हमें प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था एंड द ईयर ऑफ 1779। क्या कहता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफाइनाइट प्रोपोर्शन? अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक रेशियो में ही होगा। अगर दो एलिमेंट स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइंड होंगे तो ही वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर मेरे पास में 90 ग्राम ऑफ वाटर है और मैंने इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये सेटअप बनाया है इलेक्ट्रोलाइसिस का, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोड और उनके ऊपर इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा क्या? जो पानी है वो डिकम्पोज होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो वाटर लिक्विड है वो गैसेस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर मैंने यहां पर 90 ग्राम वाटर लिया था तो हाइड्रोजन गैस कितनी मिलेगी? इट इज 10 ग्राम और ऑक्सीजन गैस कितनी मिलेगी? 80 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है 90 ग्राम वाटर बनने के लिए 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हुए हैं। मल्टी मींस 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे तब ही वाटर बनेगा। ये वाटर किसी भी सोर्स का हो सकता है, चाहे आप रिवर वाटर लो, टैप वाटर लो, रेन वाटर लो, सी वाटर लो, लेक वाटर लो, कोई सा भी सोर्स हो। H2O का कॉम्बिनेशन तब ही बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइंड होंगे। क्लियर? दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड भी बदल जाएगा। देखो 1:8 है तो बनता है H2O, लेकिन 1:16 होगा तो ये बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है, कंपाउंड ही नया बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के एक इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, थर्ड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज मोल कंसेप्ट। देखो जैसे कि मैंने लिखा डजन, डजन का मतलब क्या है? 12 यूनिट। 1 डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल। अगर मैंने लिखा 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस का मतलब क्या है? 144। 1 ग्रॉस बुक का मतलब है 144 बुक्स। तो अल्टीमेटली हम इन यूनिट से बता क्या रहे हैं? कौन सी यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं? कौन सी यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं? डजन और ग्रॉस के बारे में। ये कलेक्शन ऑफ नंबर है। इसी तरह से केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल और आयन को कम कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट हमने बनाई है वो है मोल। A mole is the amount of substance that contain the same number of entity as there are atom in 12 gram of carbon atom। आपके पास C12 एटम है, इसका 12 ग्राम हमने ले लिया, और इस 12 ग्राम के अंदर, इस 12 ग्राम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम और अवेलेबल हैं, उतनी कलेक्शन के अगर कोई दूसरा एटम आप ले लेते हो तो वो हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि क्या बात कर रहे हैं हम? देखो मेरे पास C12 एटम है, C12 एटम का 12 ग्राम अगर हमने ले लिया है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? दे आर 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम अवेलेबल हैं किसके? C12 के, 12 ग्राम C12 के अंदर। अब अगर आपने किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस का, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैंने O2 के मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट में कलेक्ट कर लिए हैं तो ये मेरे पास में बन जाता है 1 मोल ऑक्सीजन। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यही हमें यहां पर बताया गया है। अगर आप कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इतनी क्वांटिटी में कलेक्ट कर लेते हो तो वो हमारा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बन जाएगा। क्लियर? जैसे कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब है इतने ऑक्सीजन एटम, और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास हमें फोकस करना है नंबर ऑफ यूनिट पे। कितने कलेक्शन है? 6.023 इंटू 10⁻23। इस यूनिट का कलेक्शन कर लो, दैट्स इनफ। और ये जो नंबर है जिसे हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसे कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बिहाफ पर ही इस नंबर को कैलकुलेट किया गया है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इसको याद कीजिएगा। ठीक है? अगर मैं बात करता हूं मोल्स ऑफ एटम की, the mole 1 mole of atom of any element occupy a mass which is equal to the gram atomic mass of that element। अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन की बात की, इसका मतलब क्या है? देखो ऑक्सीजन के एटम्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा 16 ग्राम। क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। लेकिन अगर 16 ग्राम है तो 16 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? वो ये रहे 6.023 इंटू 10⁻23, या 1 मोल की आप बात कर सकते हो। देखो ध्यान रखिएगा, N रिप्रेजेंट करता है 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स को, और 2N रिप्रेजेंट करेगा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स को, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स को। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैंने बात की है 1 मोल ऑफ H2O के बारे में, तो ये मेरे को ये हमें रिप्रेजेंट करता है 18 ग्राम ऑफ वाटर को, और 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे H2O के। क्लियर? The formula of compound represents 6.023 into 10⁻23 molecule of that compound। H2O के लिए हमने बात कर ली है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो H2O है
ये 1 मोल ऑफ H2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, ये 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम को। इसी तरह से ये 1 मोल H2O 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, नहीं 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को तो प्रेजेंट कर ही रहा है, हाइड्रोजन के केस में फिनोमिना अलग हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए, उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या हम मोल्स को वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 ग्राम बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 मोल्स ऑफ गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। कितना होता है? 22.4 लीटर। कोई सी भी गैस आप ले लीजिए, अगर आपने 1 मोल पार्टिकल कलेक्ट कर लिए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल कलेक्ट कर लिए हैं, तो उस गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर में कितना होगा? 22.4। ठीक है, तो 1 मोल को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। क्या है? 1 मोल अगर एटम है तो उसका मास कितना होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ठीक, 1 मोल ऑफ एटम अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। और ग्राम एटॉमिक मास अगर है तो उसका मास क्या होगा? ये टोटल मास होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का। क्लियर? नेक्स्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स आपको मोल्स निकालने के लिए। 16 ग्राम सल्फर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मोल्स कितने अवेलेबल हैं, और क्वेश्चन में साथ के साथ आपको सल्फर का एटॉमिक मास भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें यह बात पता है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर कितने मोल कंटेन करता है? 1 मोल। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर कितना कंटेन करेगा? 1/32। 16 ग्राम सल्फर कितने मास कैरी करेगा, कितने मोल कैरी करेगा? इट इज 16/32, हाफ मोल हमारा आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि 16 ग्राम सल्फर का मतलब है हाफ मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के रिलेटेड भी आपकी कुछ रिलेशन यहां दिया गया है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हमने अभी फाइंड आउट किया था। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल उसके अंदर अवेलेबल होंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। इतने एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो मॉलिक्यूल होंगे उनका टोटल मास कर लीजिए, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कुछ रिलेशन हमारे पास में आप देखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। गिवन मास है, एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, मोल्स आ जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे। सेम केस विद मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है ग्राम की फॉर्म में, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए, मोल्स आ गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मोल्स दिए गए हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके मोल्स आ जाएंगे। ये रिलेशन है हमारे पास मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ग्राम की फॉर्म में। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने फॉर्मूले को याद रखना आपको सिखाया है। मोल्स दिया, 1 मोल का मतलब क्या है? ये हमारे पास में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये इतने नंबर ऑफ आयन भी हो सकता है, और ये इतने नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है। अगर मास की फॉर्म में बात की जाए तो ये हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट भी है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस भी है, और ये ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस भी। फॉर्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड के लिए ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 9th क्लास NCERT का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसमें हमने एटम को जाना, मॉलिक्यूल को जाना, आयोनिक कंपाउंड को जाना, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये बात भी हमने समझी है, मोल कंसेप्ट क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर जाना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।